नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर्स ऑफ 21 मार्च 2022। नाउ द सोर्सेज जो कैन न्यूज़ के लिए लिए गए हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ बीइंग टेकन फ्रॉम असम ट्रिब्यून, द हिंदू एंड डिफरेंट अदर रिलेटेड न्यूज़पेपर्स, ऑफ कोर्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट मैं डाउनलोडिंग लिंक जो है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। एंड रिगार्डिंग द एडमिशंस इन आवर भद्रायस अकेडमी, इफ यू एट ऑल वांट टू टेक, देन यू कैन ask for different informations regarding the same from this contact number. आप डायरेक्टली informations अटेंड कर सकते हो। एनीवेज चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काजीरंगा नेशनल पार्क को रिलेटेड न्यूज़ में है। बेसिकली सोर्स है इसका असम ट्रिब्यून। क्यों न्यूज़ में दिया गया था? क्योंकि काजीरंगा पार्क में ऐसा देखा जा रहा है दैट टूरिस्ट की फुटफॉल्स जो है बहुत ज़्यादा हो रही है पोस्ट कोविड। ना 2019 के लास्ट से अगर देख लीजिएगा 2020 2021, राइट, इसमें ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा कम लोग आए थे इस नेशनल पार्क को घूमने के लिए, राइट। बट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। एक चीज़ जो मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ वह है नेशनल पार्क्स। असम में कितने सारे नेशनल पार्क है ओवरऑल अगर देख लीजिएगा, देखिए क्या है, रायमोना नेशनल पार्क, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा तो है ही, डिब्रू सैखोवा और दिहिंग पटकाई, ठीक है। इसमें रिसेंट जो एडेड हुआ है 2021 में, है ना, वह है रायमोना नेशनल पार्क यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हो, और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये वाला, मतलब एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट ऑफ असम और एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम में जो हुआ है ना, दोनों को बेसिकली कैटेगराइजेशन में रखा गया एज अ नेशनल पार्क इन असम, ठीक है। लीगल स्टेटस अगर काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, क्योंकि मैं यहाँ पे काजीरंगा को इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अनडाउटेडली नेशनल पर्सपेक्टिव में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, राइट। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ जो आपको राइनोसोर वन हॉर्न राइनोसोरस जो है वो यहीं पे मिलता है। तो लीगल स्टेटस ओवरऑल अगर काजीरंगा का देखें तो नेशनल पार्क इसको घोषित किया गया था कब? 1974। नाउ इस टाइप के फैक्चुअल बातें बिल्कुल याद रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ऐसे असम पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा ही सकता है, ठीक है। इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ टाइगर रिजर्व कब? 2007 में, है ना। और टोटल जो टाइगर रिजर्व है, कोड एरिया का बात कर रहा हूँ। कोड एरिया मतलब वह एरिया, देखिए नेशनल पार्क आपको पता है ना दैट लोग वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। तो बट कौन सा एरिया एक्सेस कर सकते हैं लोग, पता है? वो बफर जोन को एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। बट कोड एरिया में लोगों को भी जाना अलाउ नहीं है ना। यहाँ पर मेन जानवर्स का ही घर है, वो उनके लिए छोड़ दिया गया है, नहीं, वहां पर अलाउ नहीं है, ठीक है। एनीवेज यह आप लोगों को जानना पड़ेगा। इंटरनेशनल स्टेटस अगर देखेंगे बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क का, तो अनडाउटेडली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको 1985 में घोषित किया गया था। ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखने चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज को घोषित किया गया बाई किसके द्वारा? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा भी, है ना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो कि यहाँ पे फाउंड होता है? ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने पहले ही बोला, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए बहुत ही ज्यादा यह फेमस है। बेसिकली देखो सबसे ज्यादा नंबर वाइज अगर देखोगे सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोसेरस लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क में, राइट। बट अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी मतलब नंबर पर यूनिट एरिया, है ना, उसका अगर बात करें ना, तो असम में एक अलग सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको कहते हैं पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वहां पे हाईएस्ट डेंसिटी है वन हॉर्न राइनोसेरस की। तो ये जो छोटा वर्ड है ना, हाईएस्ट डेंसिटी, ये वर्ड आपके साथ गेम खेल सकता है, ठीक है। ऐसा पूछ ले सकते हैं यूपीएससी दैट, या फिर एपीएससी में डायरेक्ट पूछ लेगा दैट हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरस जो है वो काजीरंगा में मिलता है। लोग तो लगता है हाँ काजीरंगा, सिर्फ दो ही कीवर्ड देखेंगे, काजीरंगा और वन हॉर्न राइनो, ठीक है, टिक मार के चले आएंगे, सोचेगा सही होगा, नहीं। ये सब छोटे मोटे फैक्ट जो है बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। बट और भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, वह है काजीरंगा को जो है दोस्तों बिग फोर स्पीशीज के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। एक तो है राइनो, एक तो है एलिफेंट, एक है रॉयल बंगाल टाइगर, और चौथा जो है ना, इसको याद रखिए, एशियाटिक वाटर बफेलो के लिए भी ये जो चार स्पीशीज है इसको ये बनाते हैं बिग फोर स्पीशीज। वैसे तो डियर स्पीशीज भी आपको मिलते हैं, है ना। तो बट एनीवेज वो सब तो खैर छोटा मोटा बात है ना। ये बिग फोर स्पीशीज है जिसके लिए काजीरंगा बहुत ज़्यादा फेमस है ना। अच्छा, काजीरंगा जो है इसमें एस्टिमेट किया जाता है अराउंड 103 टाइगर। अब ये भी एस्टिमेशन ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा हो ही सकता है यार, यू नेवर नो, ठीक है, क्योंकि अगेन इनका कैलकुलेशन भी जो है 100% एग्जैक्ट नहीं है ना। तो बट हाँ, ऊपर इतना कोई क्वेश्चन आपको पूछ भी नहीं रहा है, कोई भी पीसीएस में ये वाला डेटा आपको नहीं पूछेगा दैट कितने सारे टाइगर्स है, ठीक है। द थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया आफ्टर जिम कॉर्बेट
और बांदीपुर, मतलब ओवरऑल जितना भी जिम कॉर्बेट में अगर देख लीजिएगा, एक ये पैटर्न आप याद रखिए दैट जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा टाइगर है, बांदीपुर में उससे कम है ना, और ओवरऑल काजीरंगा में थर्ड हाईएस्ट। अब देखो जिम कॉर्बेट में भी वो भी बड़ा है ना, तो उसमें भी अलग अलग डायमेंशंस को बेसिकली कंसीडर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवर्स एंड हाईवे। हाईवे की अगर बात करें दोस्तों तो हाईवे 37 NH 37 जो है वह पास होता है आपका जाकर यहाँ से, ठीक है। आई मीन काजीरंगा नेशनल, ये देख रहे हैं ये येलो कलर का लाइन जो है यह है रिवर NH 37, है ना, और सॉरी NH, है ना। और एक रिवर बोला गया जिसको कहते हैं दिफ्लू रिवर। आप बोलिएगा सर यहाँ पर तो हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा है, तो दिफ्लू रिवर कहाँ है? तो एक काम करिए, चलिए हम लोग मैप में चलते हैं, गूगल मैप में, वहां पर क्लियरली देख लेते हैं दिफ्लू रिवर है कहाँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो वी आर इनटू दिस गूगल मैप एज यू कैन सी हियर, राइट। देखो ये देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो लिखा हुआ है ना काजीरंगा नेशनल पार्क, ये क्लियरली दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये जो येलो कलर का जो आप लाइन देख रहे हो, है ना, दिस इज नेशनल हाईवे, ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये दिफ्लू रिवर जो मैंने बोला ना, ये वाला रिवर देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिफ्लू रिवर लॉज है ना, ये वाला जो रिवर है ना, ये वाला बहुत ही पतला सा एक रिवर है ना, और ये बहुत साफ सुथरा भी रिवर है। आई हैड बीन टू काजीरंगा नेशनल पार्क सो आई नो अबाउट इट, राइट। ये वाला दिफ्लू रिवर, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब देखो आप जो बोल रहे थे ना ब्रह्मपुत्र यहाँ से, जी हाँ एब्सोल्युटली ब्रह्मपुत्र तो है, ये देखो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला जो है ना, ये सेक्शन हुआ ब्रह्मपुत्र का, है ना। बट दिफ्लू रिवर जो है ये एक एना ब्रांच है बेसिकली ब्रह्मपुत्र का, है ना। और देखो ब्रह्मपुत्र अगर देखोगे कितना बड़ा है, देख रहे हो, ये पूरा रीजन जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर है। इनफैक्ट इंडिया का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर पूछे कोई भी रिवर में, वह है ब्रह्मपुत्र। वो गंगा भी नहीं है, कावेरी भी नहीं है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है ब्रह्मपुत्र में पानी है। ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट इट, लेट्स मूव ऑन। अभी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अफ्रीकाज बोमा टेक्निक, एक टेक्निक है जिसको कहते हैं बोमा टेक्निक, और उस बोमा टेक्निक का यूज़ करके क्या हो रहा है ना, दैट बहुत सारे डियर्स को कोलादेव नेशनल पार्क से शिफ्ट किया जा रहा है। राजस्थान में जो कोलादेव नेशनल पार्क है ना, वहां से आपका जाके मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जा रहा है। देख रहे हो, यहां से यहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, समझ रहे हो। नाउ सवाल यह होता है दैट चलो ठीक है, शिफ्टिंग तो होते रहता है क्योंकि शायद बहुत समय उनके पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, चलो वो उसके भीतर में हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो मेन चीज देखेंगे वो है बोमा टेक्निक। होता क्या है ये बोमा टेक्निक? देखो बोमा टेक्निक में होता क्या है, देखो यहाँ पे एक ट्रक देख रहे हो, ये वाला ट्रक है ना, ये ट्रक रखा ही इसलिए गया है जिससे कोई भी जानवर को जो है पकड़ा जा सके। कोई भी जानवर नहीं, कोई स्पेसिफिक जानवर को पकड़ा जा सके, ठीक है। अच्छा, वो स्पेसिफिक जानवर से फॉर एग्जाम्पल वो डियर ही है ना। अब डियर को क्या करेगा, डियर सोचो यहाँ पर है ना, उसको लालच दिया जाएगा कुछ खाने का, है ना, उसको यहाँ पर बुलाया जाएगा, फिर तो लालच दिया जाएगा और भी उसको यहाँ पर बुलाया जाएगा, फिर लालच दिया जाएगा, उसको यहाँ पर बुलाया जाएगा, या फिर ऑलरेडी पहले से रख दिया जाएगा, ठीक है। तो वो खाते पीते सूंघते सूंघते आएगी, इसको भी खाएगी, इसको भी खाएगी, इसको भी खाएगी। अब देखो यहाँ पर लेकिन ट्रैप बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पर भी खाना रख दिया जाएगा, यहाँ पर भी इसके भीतर घुस गया, उसने ट्रैप में घुस गई है ऑलरेडी, वो अब फंसने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। यहाँ पर भी खाना रख दिया गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, या फिर सोचो इसको ऐसे भी ट्रैप बना दिया गया जिससे ये शायद ऐसे करके घूम के आए, तो यहाँ पर भी खाना रख दिया गया इसका थोड़ा मोड़ा, ठीक है, यहाँ पर, जिससे वो घूम के भी आए तो भी अल्टीमेटली जो है यहीं पर जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा खाना लग जाता है, यहाँ पर भी खाना रख दिया जाता है, और प्लेटफॉर्म को ऐसे रखा जाता है जिससे वो जो है धीरे धीरे चल के इस ट्रक के इसके भीतर में घुस जाए, समझ रहे हो। अब देखो चारों तरफ से लेकिन इसको बंद कर दिया जाता है जिससे उस डियर को पता ना चले दैट उसके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। मतलब उसको मारेगा तो नहीं ऑफ कोर्स, बट क्या किया जाता है ना, दैट डियर्स जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है एक रीजन से अगर दूसरे रीजन में जाने के लिए, ठीक है। इसीलिए डियर को ट्रैप में फंसाने के लिए, डियर को इस ट्रक में लोड में उठाने के लिए उनको बेसिकली ये वाला षड्यंत्र रचा जाता है, और इसको कहते हैं बोमा टेक्निक। और इस टेक्निक को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? अफ्रीका से, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा देखो वही चीज कर रहा है दैट, क्यों, इससे क्या फायदा होता है इस टेक्निक से? इससे प्रे बेस जो है ऑफ कोर्स, मतलब सॉरी, अभी क्योंकि मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में भेजा जाएगा तो उससे ऑफ कोर्स इनके वहाँ पे जो प्रे है उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। बट हाँ चलो वो सब तो खैर बात की बात हुई, बट हाँ ये जो आपको चीज़ें समझनी है, ये बोमा टेक्निक, ठीक है, जिसमें एक फनल लाइक फेंसिंग बना दिया जाता है, देख रहे हो, यही टाइप का है ना, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा ना।
क्यों ये किया जा रहा है? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला दैट स्पॉटेड डियर जो है ये वीक हार्टेड एनिमल्स होती है, ठीक है। अचानक से अगर इसको आप गाड़ी में बैठा दीजिएगा ना, ये डर डर के ही मर जाएगी, है ना। सही सही बात बता रहा हूँ। इसीलिए इसको गाड़ी में जो बैठाया जाता है बोमा टेक्निक के थ्रू, ऊपर से गाड़ी में एकदम सारा इन्वायरमेंट रख दिया जाता है, एकदम घास फूस, उनका खाने का पीने का पूरा व्यवस्था होता है, पानी, है ना, ऐसा जो उनको अगर प्यास लग गया, जिससे उनको डर ना, है ना, वो वीक हार्टेड एनिमल होती है ना, उससे जिससे डर नहीं हो, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर काम आती है। एनीवेज, नेक्स्ट इज साउथ एशियन टेक्सटाइल स्टोरी। एक बहुत बड़ा आर्टिकल था। एक काम करता हूँ दोस्तों, इसके रिलेटेड मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी डालूंगा जिससे आप एनालाइज कर सको। उसमें एक होलिस्टिक एस्पेक्ट में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह डिस्कस करने वाला है दैट ओवरऑल अपैरल सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में परफॉर्मेंस कैसा कैसा डिफरेंट कंट्रीज का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिया हुआ है कंजम्पशन। अगर देख लीजिएगा तो ईयू में कंजम्पशन सबसे ज़्यादा था 2017 में, है। उसके बाद यूएस, उसके बाद चाइना, जापान, इंडिया। बट 2025 तक कहा जा रहा है दैट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ईयू में कहीं कहीं घटेगा भी, कहीं कहीं बढ़ेगा भी। जैसे ईयू में घट रहा है, ठीक है, यूएस में भी घट रहा है, बट वहीं पर चाइना में देखिए 12 से 17% बढ़ेगा। जापान में लेकिन घटेगा, ठीक है, क्योंकि अगेन उनकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। इंडिया में बट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा यंग है, इसलिए कहा जा रहा है अभी बढ़ने वाला है 4% से 6%, ठीक है। तो ये सब डेटा मैं बता रहा हूँ जिससे आपको लगे दैट हाँ, आने वाले समय में जो कंजम्पशन पैटर्न्स में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। जहाँ पर बड़े बड़े देश जैसे ईयू, यूएस, जापान, वो सब जो है उनका कंजम्पशन पैटर्न जहाँ पर घटेगा, वैसे ही डेवलपिंग नेशंस का जो कंजम्पशन पैटर्न आने वाले समय में बढ़ने वाला है, ठीक है। और भी एक बहुत बड़ा जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन पैटर्न के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टिंक्शन लाया है, वह है इंडिया और बांग्लादेश। बहुत समय आप आर्टिकल्स में देखे होंगे दैट कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, वियतनाम, ये लोग बहुत ज़्यादा हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है अपैरल सेक्टर में, ठीक है। तो उसका रीज़न भी बतलाया गया है क्यों। क्योंकि ओवरऑल अगर लेबर कॉस्ट देखोगे ना, इंडिया में देखा है ना, टेक्सटाइल सेक्टर में लेबर कॉस्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश में अगर सस्ते दामों में अगर लेबर कॉस्ट है तो अब ऑब्वियस सा बात है यार, इनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी सस्ता होगा, ये लोगों को सस्ते दामों में दे सकते हैं। मोर ओवर लेंथ ऑफ वर्किंग डे अगर देख लीजिएगा कोई भी गारमेंट एम्प्लॉय का, सॉरी, है ना, हाँ, एम्प्लॉय का, तो वो देख लीजिएगा 8 घंटा, है ना, हमारे लेबर कोड में ही लिखा हुआ है। बट वहीं पर बांग्लादेश में 10 घंटा लेबर्स काम करते हैं, है ना। अपैरल एक्सपोर्ट्स अगर देख लीजिएगा तो देखो प्रोपोर्शन वाइज लेकिन ये अभी भी ज़्यादा है ना। और आने वाले समय में कहा जा रहा है दैट शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट्स अगर देख लीजिएगा वो तो बहुत ही ज़्यादा है भाई। इंडिया का रिस्पेक्टिवली बहुत कम है एज कंपेयर टू बांग्लादेश। वही ना बोल रहा हूँ दैट बांग्लादेश का तो पॉपुलेशन भी इंडिया से कम है ना जी, उसके कंपेरेटिवली अगर देख लीजिएगा बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। इनफैक्ट देख लो ना, ये तो 2005 का फिगर है, 2010 का फिगर देखो, 5 साल बाद ही क्या नक्शा हो गया है ना। मतलब ये हमसे जहाँ कम थे उससे और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना। मतलब सोचो, मतलब ये जो देश है ना बांग्लादेश, लीप एंड बाउंड बहुत ही तगड़े तरीके से आगे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि उन लोग जो मशीनरीज मंगाते हैं ना बांग्लादेश में, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड मशीनरीज है ना। बट वहीं पर इंडिया रिस्पेक्टिवली ऑब्सोलीट मशीनरीज इस्तेमाल करता है। और ये सब तो फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया ही, लेबर का कॉस्ट। मोर ओवर बांग्लादेश जो है ग्रीन टेक्नोलॉजीज का ज़्यादा जल्दी अडॉप्शन कर लिया एज कंपेयर टू इंडिया, जो कि इंडिया ने अभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाया, राइट। बट वही इस आर्टिकल में जो है ना कुछ कुछ स्कीम्स के बारे में भी दोस्तों न्यूज़ में था, तो मैंने सोचा था देखो एक्चुअली में अगर न्यूज़ पर्सपेक्टिव में देखोगे ये स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वाई नॉट डिस्कस अबाउट दीज स्कीम्स, राइट। 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा एक स्कीम लाया गया था, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, है ना। अब ये क्या है कि ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, जिसके थ्रू अगर आप इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना चाहते हो या फिर उसको मॉडर्नाइज करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्रेडिट के साथ साथ सब्सिडाइज रेट में आपको क्रेडिट मुहैया करवाया जाता है, जिसका मेन एम क्या है, ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर में जो है ईज ऑफ डूइंग को प्रमोट किया जाए, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स को भी जनरेट किया जाए। और इसका मेन एम क्या है? मेन एम है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। दैट इज जो भी मतलब इन्वायरमेंट सस्टेनेबल तरीके से आप तो प्रोडक्शन करें ही, क्योंकि वही ना, देखो टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम लोग जो पहले जो टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करते थे उसके कारण जो पोल्यूशन जो फैलती थी, इन्वायरमेंट में जो नेगेटिव इंपैक्ट होता था, उस इंपैक्ट को घटाया जा सके, ठीक है। तो वही जीरो इफेक्ट एंड साथ ही साथ जीरो डिफेक्ट, जिससे प्रोडक्ट जो बने वो स्मूथ बने, कोई प्रॉब्लम ना हो, डिफेक्टिव ना हो, ठीक है, जिससे मैन्युफैक्चरर को भी जो है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके, ठीक है, ओके।
आप देख लेते हैं टेक्सटाइल सेक्टर इन इंडिया। इंडिया के भी टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में थोड़ा तो डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर अगर देख लीजिएगा, अनडाउटेडली एक बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है इंडियन इकोनॉमी में, जो क्या बहुत ही सेंचुरीज से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत हद तक सस्टेन कर रहा है, राइट। इनफैक्ट यही नहीं, एग्रीकल्चर के बाद अगर देख लीजिएगा, जो भी एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है ना, यही टेक्सटाइल सेक्टर में ही है, ठीक है। डोमेस्टिक टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री जो है ये 5% ऑफ इंडिया जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है, 7% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वैल्यू टर्म्स में, और 12% ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग जो है टेक्सटाइल सेक्टर से आता है हमारा, ठीक है। इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का। अब ये जो डेटा है ये चेंज होता रहता है समय के साथ साथ। आप कभी भी इस आर्टिकल को अगर पढ़ रहे होंगे इन फ्यूचर भी, तो आप देख सकते हैं दैट हाँ समय के साथ साथ यह बिल्कुल चेंज हो रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, अनडाउटेडली कॉटन और जूट में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, एंड 95% ऑफ द वर्ल्ड्स हैंड वूवन फैब्रिक जो है वह इंडिया से ही आता है। ये तो खैर पुराना हिस्ट्री है हमारा हैंड वूवन टेक्सटाइल का। और उन हैंड वूवन टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है कोई भी रीजनल जो टेक्सटाइल्स होती है ना उनको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोवाइड कर देती है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे जो है विदेशों से जो है वो सब काफ़ी हद तक इम्पोर्ट किया जाता है। क्लियर है। अब चैलेंजेस भी है इसमें, क्या क्या चैलेंजेस है। चैलेंजेस मेन जो है वो है कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में अगर देख लीजिएगा धांसू कंपटीशन है गाइस। इंडिया फेसेस द चैलेंज ऑफ जॉब क्रिएशन इन द वेक ऑफ इंक्रीज्ड ऑटोमेशन। जी हाँ, इनफैक्ट जॉब क्रिएशन का भी बहुत एक बड़ा चैलेंजेस है। द बैलेंस बिटवीन हाई डिमांड एंड सप्लाई, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्पिटिंग कंट्रीज लाइक चाइना, साउथ। ऑफ कोर्स ये तो खैर चैलेंजेस है जो कि आप लिख सकते हो। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है, बेटर टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए, R&D फैसिलिटीज़ को हमें और भी ज़्यादा इन्हांस करना चाहिए। मेक श्योर ऐसे ट्रेड टर्म्स हम लोग ले आए दूसरे कंट्रीज़ के साथ जिससे जो हमारे को कॉम्पीट कर रही है जो कंट्रीज, जैसे बांग्लादेश ले लो, जैसे चाइना ले लो, वियतनाम ले लो, राइट, उनको भी हम लोग कैसे टक्कर दे, राइट। तो उसके लिए हम लोग को बेटर ट्रेड टर्म्स लाने चाहिए। और खैर ये सब तो खैर चैलेंजेस ये खुद से भी आप पढ़ सकते हो। मतलब दीज आर थिंग्स विच आर वेरी जर्नलिस्टिक इन नेचर, राइट। कोई भी सेक्टर में अगर देख लीजिएगा तो मैक्सिमम सेक्टर में आप कोई भी अगर मतलब आता है ना क्वेश्चन, तो आप इस टाइप के चैलेंजेस इंक्लूड कर सकते हो। बट मेजर स्कीम अगर टेक्सटाइल सेक्टर में अगर देख लीजिएगा वो क्या क्या है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। ना टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है पता है, या वैसे जैसे आप टी शर्ट है ना, नॉर्मल ड्रेसेस जो डिजाइन वाली ड्रेसेस पहनते हैं ना आप लोग, तो वो क्या है ना एस्थेटिक लुक्स में उनको फोकस किया जाता है। बट इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स में एस्थेटिक लुक फोकस नहीं किया जाता है। ये वैसे टेक्सटाइल्स होते हैं जो कि आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर में काम आते हैं, ठीक है। तो मतलब इनका यूटिलिटी को फोकस किया जाता है, इनके यूटिलिटी में, ठीक है, रादर देन लुक्स, है ना। तो वो चीज़ उसको बढ़ाने के लिए मिशन है। PM मित्र 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स जो है इसको सेटअप करने की बात की जा रही है, जिसको एज अ ग्रीन फील्ड एज वेल एज अ ब्राउन फील्ड साइट्स लोकेट किया जाएगा इन डिफरेंट स्टेट्स। एंड साथ ही साथ गाइज वी शुड रिमेंबर दैट ये जो है ना इट इज इन लाइन विद द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड टू पोजिशन इंडिया स्ट्रांगली ऑन ग्लोबल टेक्सटाइल मैप। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसके बारे में शायद आप लोगों ने न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, ठीक है। तो वही है, इसको डिस्कस करके कोई फ़ायदा ऐसा है नहीं। बट हाँ, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इसलिए है जिससे टेक्सटाइल अगर प्रोडक्ट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे और उसको अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आप बना रहे हो, है ना, तो मेक श्योर किया जाएगा दैट सरकार भी आपको कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है दैट हमारा मेन मिशन क्या है, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। क्योंकि जब जरूरत पड़ता है ना कोई भी दूसरा देश काम नहीं आता है ना, तो इसलिए वी शुड मेक श्योर दैट हम आत्मनिर्भर हो सके। वे फॉरवर्ड पॉइंट हम क्या क्या लिख सकते हैं। बांग्लादेश का जो रेडीमेड गारमेंट है, इट इनिशिएटेड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस टू हेल्प कंजर्व एनर्जी एज वेल एज वाटर एंड रिसोर्सेज। टैक्स एग्जम्पशंस जो है मतलब बांग्लादेश का जो रेडीमेड मार्केट, यहाँ पे वही बोला गया दैट क्योंकि वो लोग ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी प्रैक्टिस इस्तेमाल करें, है ना। क्यों ना इंपोर्टेड टेक्नोलॉजीज जो हम लोग यूज़ करते हैं ना उसमें सरकार कुछ मतलब फ़ायदा दे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको, ठीक है। साथ ही साथ सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें मेक श्योर करना है दैट ये पूरा टेक्सटाइल सेक्टर जो है यह प्रॉपरली रिवाइव कर सके हमारे देश में, ठीक है।
नेक्स्ट जो दोस्तों न्यूज़ है वो चीता के रिलेटेड है ना। चीता क्या है भाई, ये क्या मतलब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से इसको कैसे जोड़ सकते हैं GS3। देखो, अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है इंडिया में, है ना। और ये कहाँ पे की जा रही है, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखो ये कूनो है कहाँ, यह है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कहा जा रहा है दैट आने वाले समय में अराउंड 50 ऑफ दीज चीताज विल बी री इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ना मैं री इंट्रोड्यूस्ड ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, री इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि क्या ये इंडिया में है नहीं क्या नेचुरल हैबिटेट में, नहीं, ये इनके ऑलरेडी एक्सटिंक्शन हो चुकी है इंडिया से, ठीक है। बट अभी जो है ये आपका जाकर अफ्रीका रीजन में ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका से बहुत सारे देशों से बेसिकली कोऑर्डिनेट किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और वो लोग बोल रहे हैं दैट प्लीज़ आप हमें ये दीजिए जिससे हम लोग भी जो है अपने देश में चीता को जिससे रिवाइव करवा सके, ठीक है। तो इसी के लिए बेसिकली ये न्यूज़ था, और इसका मैं लोकेशन आपको दिखाना चाहता था, वह आपने क्लियरली देख लिया। चलो नेक्स्ट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। न्यूज़ ये था दैट जापान जो है ये होप कर रही है दैट इंडिया जो है यह ज्वाइन कर लेगा फिर से रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ना सवाल होता है हम लोग क्यों ज्वाइन करें यार, जब वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है तो हम लोग को ज्वाइन क्यों करें, है ना। अब देखो पहले क्या था ना, सिर्फ इंडिया ही नहीं, मतलब ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ये 10 एशियन कंट्रीज, आपको पता ही है, ये देखो लाइट है जो ब्लू में दिया हुआ 10 एशियन कंट्रीज है, प्लस और भी 6 कंट्रीज थे जिसमें इंडिया आता था, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। बट इंडिया ने बैक ऑफ कर लिया है इस ट्रेड पैक्ट से। क्यों, क्योंकि अगर इस ट्रेड पैक्ट को साइन कर देना तो क्या होगा दैट इन देशों से जो सामान है वो हमारे देश में बहुत ही तगड़े तरीके से डंप किया जाएगा, है ना। और डंप किया जाएगा, इससे हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, इससे हमारे जो लोकल फार्मर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा ट्रेड पैक्ट को साइन करें ही क्यों भैया, जिससे क्या हमारे लोगों को नुकसान पड़े, राइट। तो इसीलिए वी हैव बैक्ड ऑफ फ्रॉम दिस ट्रेड पैक्ट। बट हमारी भी कुछ शर्तें हैं, अगर उन शर्तों को अगर मान लेती है RCP तो ऑफ कोर्स वी आर वेरी मच रेडी टू ज्वाइन, बट जब तक हमारी शर्तें नहीं फुलफिल की जाएंगी तब तक हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब हम लोगों ने क्योंकि डिस्कस कर लिया पूरा, तो अब चलो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। जैसे MCQ पहला है, रिसेंटली बोमा टेक्निक हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर ट्रांसलोकेटिंग डियर फ्रॉम कोलादेव नेशनल पार्क, and this technique of wild animal translocation has been adopted from which region। अच्छा बताओ क्या है, ऑफ कोर्स अफ्रीकन रीजन, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट इज रिसेंटली द टॉक्स अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीता will help in which will happen, अच्छा सॉरी, will happen in which among the following national park। बताओ कहाँ पर, कूनो नेशनल पार्क इज द आंसर, मध्य प्रदेश में। देखा नहीं हम लोगों ने, देखो मध्य प्रदेश कुछ ऐसा था ना जी ऊपर में, यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क था ना, ठीक है। तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट इज टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर। बताओ कौन सेक्टर से ये रिलेटेड है, इंटरनेट कम्युनिकेशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर या फिर टूरिज्म सेक्टर। द करेक्ट ऑप्शन इज टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ये मेंस पर्सपेक्टिव में एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके साथ हम लोग एक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं इन भद्राइस एकेडमी ऑफ कोर्स। So, what is the question? The question is, what are the factors that determine the location of cotton textile industries in India? Discuss the challenges facing the Indian textile sector in details and also suggest the ways and means जिससे अपसर्ज किया जाए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। देखो यहाँ पे 3 एस्पेक्ट पूछा गया है, राइट। एक तो पूछा गया दैट क्या फैक्टर्स है जो क्या लोकेशन को डिटरमाइन करता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा है क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर से, और तीसरा है दैट सजेस्ट कीजिए दैट कैसे हम इसको अपसर्च कर सके ओवरऑल, ठीक है, मतलब वे फॉरवर्ड पॉइंट, ठीक है। तो इस तीनों पॉइंट को हम लोग फोकस करेंगे। बट इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर से हम लोग इंट्रो कर सकते हैं दैट हाँ ओवरऑल कॉटन टेक्सटाइल में अगर देख लीजिएगा तो ग्लोबली इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है आफ्टर चाइना ऑफ कोर्स, और कॉटन टेक्सटाइल जो है अनडाउटेडली एक मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, और बहुत जो रॉ मटेरियल चाहिए ना वो दोज आर नॉन पेरिशेबल नेचर। इसीलिए जो फैक्टर्स डिटरमाइन होते हैं फॉर द लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो कुछ ऐसा है। दैट इज पहला तो रॉ मटेरियल, क्योंकि ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है तो मेक श्योर करेगा दैट रॉ मटेरियल के आजू बाजू इसकी फैक्ट्री सेटअप हो। दूसरा है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो सस्ते दामों में लेबर चाहिए, ठीक है। तीसरा है क्लाइमेट, अगेन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप इससे अगर यार्न को निकालते हो ना, मैन्युफैक्चर जो करते हो,
तो वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ही इंटैक्ट रहता है। अगर उसको कोल्ड क्लाइमेट में रख दिया जाए ना तो वो यार्न जो है टूट जाएंगे, उसके धागे टूट जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज द वेरी प्रॉपर एप्ट क्लाइमेट फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। साथ ही साथ ब्लैक सॉइल के आजू बाजू वाले रीजन में, ऑफ कोर्स ये तो खैर प्रोडक्शन वाला है फैक्टर, यहाँ पे इसको हटा भी सकते हो आप। नेक्स्ट इज पावर। इट इज लोकेटेड क्लोज टू कोल माइंस एरियाज एंड कंटिन्यूस पावर सप्लाई। ऑफ कोर्स यार कोई भी इंडस्ट्री है, पावर तो चाहिए ना, तो इसको उसी रीजन्स में रखा जाएगा जहाँ से पावर जो है इसको सस्ते दामों में और मैक्सिमम ऑल टाइम जब भी अवेलेबिलिटी ये चले तब अवेलेबल हो, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा तो नहीं ना दैट आप ये क्या है, ये जो है ना, अगर आप देख लीजिएगा ये इंडस्ट्री का सेटअप रॉ मटेरियल के आजू बाजू होगा, ये इंडस्ट्री का सेटअप मार्केट के सामने नहीं होता, राइट। तो इसलिए रॉ मटेरियल्स ऑफकोर्स जहाँ पर प्रोडक्शन एरियाज है कॉटन का वहीं पर सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब तो खैर फैक्टर्स है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस क्या क्या है। एक तो कंपटीशन है, हाई डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है हमारे कॉम्पिटिटर्स ही दुनिया को प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जैसे चाइना, साउथ अफ्रीका, तो उनसे हमें कॉम्पीट करना पड़ेगा और उसको कॉम्पीट करने के लिए हमें प्रॉपर ट्रेड टर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे डिफरेंट कंट्रीज के साथ। जो हम लोग जो साइन करते हैं ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर सेपा है ना, सेसा, तो इन सबों में अगर पुराने कुछ कानून अगर बने हुए हैं तो उसको मॉडिफाई करना पड़ने की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ को से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और बांग्लादेश जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहा है वैसे ही हमें भी करना पड़ेगा। और मेक श्योर करना पड़ेगा कुछ ऐसे हम लोग इंसेंटिव्स लाए जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। साथ ही साथ हमें मेक श्योर करना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में जो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। R&D फैसिलिटीज़ को हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। What are the way to upsurge domestic manufacturing? कैसे कैसे हम लोग करेंगे? Of course, ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे बांग्लादेश इन्वेस्ट कर रही है, हम लोग को भी करना चाहिए। नीड टू इम्प्रूव क्रेडिट सप्लाई, है ना। ओवरऑल जो कॉस्ट है ना, माफ़ कीजिएगा, ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और क्रेडिट सप्लाई उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिसमें रोजगार प्रोत्साहन एफर्ट्स जो है वो सरकार को और भी ज़्यादा इंड्यूस करना चाहिए, जिससे ओवरऑल जो एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में उनके लिए भी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम का प्रावधान होना चाहिए, राइट। पावर टैक्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम का इस्तेमाल से जो है कहीं ना कहीं हम अनडाउटेडली टेक्नोलॉजीज़ को इस सेक्टर में बहुत हद तक अपग्रेड कर सकते हैं। PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है ना, टेक्सटाइल के भी वेरियस सब सेक्टर्स है ना, सब सेक्टर्स में भी हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, कंपटीशन को अगर आपको एक्चुअली में एनालाइज करना है ना तो मेक श्योर करो कोई भी रीजन में आप पूरा खुला छूट दे दो, राइट। तो आप देखना क्या हो सकता है, आप देख लो ना, जैसे आसाम के ही, राइट। आप लोग जो पहले PCS का प्रिपरेशन करते थे असम पब्लिक सर्विस कमीशन का, राइट, तो आप लोगों को अगेन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, ऐसे इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था जहाँ पर आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जाता था, बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते थे। बट अभी क्या है, भद्राइस एकेडमी में देख लो कितना ज़्यादा हम लोगों ने अलग अलग डायमेंशंस में वेरियस एडुकेटर्स को लाया, क्वालिटी एडुकेटर्स को, और पर्सनल मेंटोरशिप मिलता है हम लोगों के क्लासेस में, राइट। ये सब फैक्टर्स के कारण क्या हो रहा है, हम लोग कंपटीशन में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा भद्राइस एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, समझ रहे हो बात। तो देखो यही ना, कंपटीशन आया इसलिए भद्राइस एकेडमी जो बहुत ज़्यादा आगे चला गया, समझ लो। बट वैसे ही जो है कोई भी सेक्टर को अगर आपको आगे बढ़ाना है, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा हर उसके सब सेक्टर्स में भी ना आप पूरा रिवोल्यूशन लाने की कोशिश करो, राइट। तो वैसे ही जैसे PL प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम अगर आपने कोई एक टेक्सटाइल सेक्टर को दिया, मेक श्योर करो हर एक टेक्सटाइल सेक्टर को दे दो, राइट। तो उससे क्या होगा, इनोवेशन बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है, राइट। तो ओवरऑल आप कंक्लूजन में लिख सकते हो दैट हाँ, देयरफॉर प्रोमोटिंग दिस सेक्टर हैज़ पोटेंशियल अनडाउटेडली एंड पॉवर्टी को तो एंड कर ही सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बोला था दैट ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मैक्सिमम जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बट साथ ही साथ जेंडर एम्पावरमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के गोल 5 में लिखा हुआ है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट जो है, ओवरऑल इन सबको अगर हमें अटेन करना है तो मेक श्योर करना पड़ेगा दैट इस टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा प्रोमोट कर सके, ठीक है। So anyways, this was all about the discussion that we had for this very session. आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। फर्दर अगर आपके इसके PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ही हुआ है दोस्तों। और हाँ, अगेन एडमिशन के लिए आप इन नंबर्स पे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।